हेलो फ्रेंड्स। हम रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में आज जानेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी? स्थायी बंदोबस्त से जो भू राजस्व प्राप्त हो रहा था ब्रिटिश को, वो राशि निश्चित थी, है ना। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार क्या हो गया था? स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की राशि स्थायी कर दी थी, है ना। इससे क्या हो रहा था? उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी, है ना। जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती जा रही थी और उन्हें ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी। इससे कृषि से, है ना, महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी और ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी या ज्यादा भू राजस्व की आवश्यकता थी। तो इन कारणों से उन्होंने क्या करा, एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था को लाने का प्रयास किया जिससे उनको भू राजस्व में ज्यादा या समय समय पर वो निर्धारित कर सके अपने हिसाब से, जब चाहा बढ़ा दिया, इस तरीके से, है ना। तो इन्होंने इन कारणों से रैयतवाड़ी बंदोबस्त को भारत में लागू किया, है ना। ये ब्रिटिश आवश्यकता के कारण भू राजस्व का पुनः निर्धारण किया गया। भारत के दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्रों में स्पष्ट जमींदारी वर्ग का अभाव था, है ना। जो दक्षिण भारत और पश्चिम भारत का जो क्षेत्र था, वो बंगाल की अपेक्षा वहां पे, मतलब जैसे बंगाल में जमींदार जमींदार वर्ग था, इस तरह का उनको कोई जमींदार वर्ग नहीं दिखा इन क्षेत्रों में। ठीक है। और भौगोलिक संरचना भी भिन्न थी इन क्षेत्रों की, है ना। दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्र है, वहां की भौगोलिक संरचना भिन्न होने के कारण एक निश्चित भू राजस्व राशि निर्धारित करना कठिन हो रहा था कि साल भर के लिए इतनी भू राजस्व निर्धारित कर दो। वहां की, जैसे आप देखेंगे दक्षिण भारत में महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो वहां पे कपास उत्पादन होता था काफी। तो कपास उत्पादन में एक ऐसा नहीं था कि इस समय पर इतना कपास होगा या कोई एक विशेष क्षेत्र में इतना वो कपास होगा। तो एक भौगोलिक संरचना वहां पे अलग थी, है ना। इस कारण से उन्होंने समय समय पर भू राजस्व की जो नीतियां है वो लागू की और इस संबंध में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में लागू की। इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधी विचारधारा भी फेमस हो रही थी, है ना। इंग्लैंड में जो रिकार्डो था उसकी क्या विचारधारा थी? उसकी ये विचारधारा थी कि सरकार, मतलब जो सरकार और किसानों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, है ना। इसमें बिचौलियों की जो श्रृंखला है या बिचौलियों का जो रोल है वो समाप्त होना चाहिए, बिचौलियों की समाप्ति होनी चाहिए। मान लो किसान कुछ भी उत्पादन कर रहा है तो उसकी जो लागत है ना, कि लागत को अगर हटा दिया जाए तो जो अधिशेष बचता है ना, लागत को हटाने के बाद जो अधिशेष बचता है उस अधिशेष को सरकार और किसानों के मध्य वितरित करना चाहिए, है ना। सरकार और किसानों के मध्य वितरित करना चाहिए। ये किसने कहा? ये किसकी विचारधारा थी? ये इंग्लैंड के जो रिकार्डो थे उनकी विचारधारा। इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधी विचारधारा, जिसके अंतर्गत लागत मूल्य निकालने के बाद जो अधिशेष बचता है उसे सरकार और किसानों के बीच बांटा जाना चाहिए, है ना। जबकि स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या हो रहा था? स्थायी बंदोबस्त के तहत जो अधिशेष था, है ना, जो बचता था उसका एक बड़ा हिस्सा, है ना, एक बड़ा हिस्सा किसके पास चला जाता था? जमींदारों के पास चला जाता था। इससे समृद्धशाली जमींदार हो रहे थे, ना कि किसान हो रहे थे। ऐसा किनका मानना था? ऐसा मानना था रिकार्डो का था, है ना। रिकार्डो इंग्लैंड में इस तरह की नीतियों को लागू कर रहा था, तो उसने भारत के संदर्भ में भी ऐसी बातें कही। आगे अगर हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त की विशेषताओं को देखें तो भारत में सर्वप्रथम कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, जिसे आगे चलकर 1810 में थॉमस मुनरो ने संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू किया। तत्पश्चात एल्फिंटन ने इसे बॉम्बे प्रांत में लागू किया, है ना। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इस व्यवस्था में मैंने जैसे बताया था कि किसानों को भूस्वामी माना गया, है ना। किसानों को डायरेक्ट भूस्वामी माना गया। इसमें जो जमींदार वर्ग है उनसे कोई ऐसा सौदा नहीं किया। किसानों को से बोला कि आप ही भूमि के स्वामी हो और उन्हें पट्टा प्रदान किया, है ना, पट्टा प्रदान किया। इस भूमि पर समय समय भू राजस्व का पुनः निर्धारण किया गया, है ना। समय समय पर भू राजस्व का पुनः निर्धारण किया गया। ये किस चीज से प्रेरित है? ये ब्रिटिश आवश्यकता से प्रेरित है। कैसे? जैसे स्थायी बंदोबस्त में क्या हो रहा था, एक बार उन्होंने निर्धारित कर दिया कि हम इतना लेंगे, अब उस भूमि पे कुछ भी हो, है ना। परंतु इसमें क्या हो, जैसे अगर ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो इन्होंने भू राजस्व बढ़ा दिया,
है ना। इस तरीके से आगे किसानों का शोषण होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। भूमि का सर्वेक्षण किया गया, है ना। भूमि का सर्वेक्षण किया गया, अगर इसके अंतर्गत कोई सामुदायिक भूमि है या बंजर भूमि है तो उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ, है ना। राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। सामुदायिक भूमि पर भी इन्होंने राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, जो आगे चलकर किसान विद्रोह के रूप में, किसान या जनजातीय विद्रोह के रूप में देखा जाएगा, है ना। जनजातीय विद्रोह के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। किसान प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी, है ना। किसानों को डायरेक्ट बोला कि आप डायरेक्ट हमको भू राजस्व दीजिए, है ना। और इनको क्या दिया, इनको पट्टे प्रदान कर दिए किसानों को। किसानों को जमीन की खरीद बिक्री का अधिकार दिया, है ना। खरीद बिक्री का अधिकार दे दिया, पट्टे दे दिए, तो आप उन्होंने कहा कि आप आपकी जमीन को खरीद और बेच भी सकते हैं। यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो भारत के, मतलब जो तीनों व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू थी। वो 51% क्षेत्र पर लागू थी, 51% क्षेत्रों पर लागू थी, है ना। इसमें दक्षिण भारत का क्षेत्र, है ना, और पश्चिम भारत का हिस्सा शामिल, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत का हिस्सा शामिल है। ये क्षेत्र अगर आप देखें तो ये दक्षिण भारत का क्षेत्र और पश्चिम भारत का क्षेत्र इसमें शामिल था, है ना। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के परिणाम क्या क्या हुए। सैद्धांतिक रूप से किसान स्वतंत्र था, है ना। किसान कैसे स्वतंत्र था कि डायरेक्ट किसान किसी यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं था, मतलब जमींदार नहीं था, किसान स्वतंत्र था। परंतु व्यवहारिक रूप से किसान का अत्यधिक शोषण हुआ। अत्यधिक शोषण कैसे हुआ, अत्यधिक शोषण इसलिए हुआ कि जब भी कभी उत्पादन ज्यादा होता था तो भू राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती है ना, भू राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती थी, है ना। और समय समय पर भू राजस्व होता था, जितना चाहे भू राजस्व लाद दिया जाता था। इससे क्या होगा, किसानों को भू राजस्व प्रदान करने के लिए ऋण लेना पड़ा, है ना। ऋण किनसे लिया इन्होंने, महाजनों से लिया, महाजनों से लिया। फिर महाजन को अगर ये ऋण नहीं चुका पा रहा है तो फिर ये महाजन ही शोषण का कारण बन जाएगा, है ना। महाजन लोग इन पर शोषण करेंगे, शोषण करेंगे तो ये भूमि को बेचने लगेंगे, है ना। भूमि को बेचने लगेंगे, भूमि को बेचने लगेंगे, भूमि को बेचेंगे तो किसान क्या हो जाएगा, मालिक था, मालिक से मजदूर बन जाएगा, है ना। जब वो भूमि का अधिकारी उसका समाप्त हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, बेचारा मजदूर बन जाएगा। तो ये पूरी इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने भारत पर मतलब इस तरह की गतिविधियों को लागू किया। अब आता है हमारा महलवाड़ी बंदोबस्त, है ना। महलवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, महल का अर्थ क्या होता है, महल का अर्थ होता है गांव, है ना। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव को इकाई मानकर सरकार ने भू राजस्व का प्रबंधन किया, है ना। मतलब एक गांव में रहने वाले लोगों के अंतर्गत एक गांव को इकाई बना दिया, इस गांव से हम इतना राजस्व लेंगे, है ना, इतना राजस्व या भू राजस्व हम लेंगे, ठीक है। इसके जनक कौन थे, इसके जनक हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया। भू राजस्व गांव के मुखिया को दिया जाता था, है ना। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो गांव का मुखिया राजस्व लेता था, है ना। जितने भी किसान होते थे गांव के अंतर्गत उनसे गांव का मुखिया राजस्व लेता था। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, अप्रत्यक्ष रूप से जमींदार कौन हो गया, गांव का मुखिया, है ना, गांव का, ठीक है। गांव का मुखिया यहाँ पे जमींदार माना जाएगा, मध्यस्थ माना जाएगा। मध्यस्थ क्या होता है, मध्यस्थ हमेशा नुकसान देते रहता है। जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो भी मध्यस्थ है, अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी तो मध्यस्थ अपना हित देखेगा, है ना। तो यहाँ पे गांव के मुखिया को कर मतलब भू राजस्व दिया जाता था, है ना। और भू राजस्व नहीं देने पर किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था या ग्राम सभा के अधीन वो जमीन चली जाती, है ना, और किसान भूमि से बेदखल कर दिया जाता, ठीक है। भू राजस्व का निर्धारण इसमें भी समय समय पर होता था। महलवाड़ी देखो, तीन बंदोबस्त थे। स्थायी बंदोबस्त में एक बार निर्धारित कर दिया जाता था, ये सबसे पहले कार्नवालिस ने लागू की थी। अब कार्नवालिस ने लागू तो कर दी थी परंतु इससे किसानों की जो बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। रैयतवाड़ी में क्या, किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया और समय समय पर भू राजस्व का निर्धारण किया,
है ना। उसके बाद उन्होंने महलवाड़ी बंदोबस्त लाया, जो रैयतवाड़ी में उनको चैलेंज लग रहा था। फिर उन्होंने महलवाड़ी को मतलब एक तरह से महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया। इसमें उन्होंने एक मध्यस्थ ग्राम प्रधान के रूप में खोजा, है ना, गांव को एक इकाई बनाया और उनसे भू राजस्व प्राप्त किया। महलवाड़ी जो व्यवस्था थी वो संपूर्ण भारत के 30% क्षेत्र पर लागू, है ना, संपूर्ण भारत के 30% क्षेत्र पर लागू, जिसमें मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब का क्षेत्र शामिल है। ठीक है। इस व्यवस्था में अत्यधिक भू राजस्व के कारण किसानों का शोषण हुआ। अब गांव का मुखिया कौन बना? अब गांव का मुखिया शोषक बना, है ना। जमींदार की जगह कौन बना? गांव का मुखिया शोषक बना। अब तीनों ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के परिणाम अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच में देखें तो इन तीनों जो भू राजस्व नीतियों से किसानों के शोषण के कारण ग्रामीण समाज का आर्थिक विभाजन हुआ, है ना। किसानों का शोषण तीनों में हुआ। तीनों में आपको पता है किस तरह से हुआ। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों ने किया। रैयतवाड़ी के तहत कैसे हुआ? रैयतवाड़ी के तहत भू राजस्व की राशि ज्यादा रखी, जिससे इनको ऋण लेना पड़ा, तो ये महाजनी शोषण के शिकार हुए। और महलवाड़ी में जो गांव के मुखिया के द्वारा इसको मतलब जमीन से बेदखल किया गया, क्योंकि ये भू राजस्व का भुगतान नहीं कर पा रहे। भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बना दिया, है ना। पहले क्या होता था, परंपरागत रूप से एक भूमि पर एक पूरे परिवार का नियंत्रण रहता था, ये हमारी जमीन है, इससे हमारा जीवन यापन होगा। परंतु क्या हो गया, जब ऐसी प्रतिस्पर्धा लगा दी इन्होंने कि यार पैसे देना ही है, तो फिर बेचारे किसानों ने अपनी जमींदारी मतलब किसानों ने अपनी जमीन बिकने से रोकने के लिए इन जमीनों को मतलब भू राजस्व प्रदान करने के लिए छोटा टुकड़ा बेच दिया। मान लो 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है तो उन्होंने 4 बीघा बेच दिया और भू राजस्व प्रदान कर दिया, तो इससे क्या हो गया, 6 बीघा बची। अब 6 बीघा बची, जनता उतनी है, मतलब परिवार उतना ही है ना। परिवार उतना ही है, तो परिवार के अंदर अंदर का जो चाचा भतीजा या उनके भाई वगैरह, इनके मध्य विवाद बढ़ने लगे, है ना। क्योंकि क्या जमीन का क्या सबसे प्रमुख कारण था? खाद्यान्न की आपूर्ति होती थी, लोग खाने पीने के लिए जो फसल उगाते थे उससे उसका प्रयोग होता था। लेकिन इस तरह की गतिविधियों ने क्या हुआ, जो संयुक्त परिवार है ना, जो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर कहा जा सकता था तात्कालिक स्तर पर, संयुक्त परिवार, उसमें विघटन किया, है ना। संयुक्त परिवार के विघटन में भी इन नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे क्या हुआ, मुकदमेबाजी भी बढ़ने लगी, है ना। मुकदमे बढ़ने लगे कि यार किसी ने किसी को जमीन बेच दी, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो जो जमीन के आसपास वाले किसान है उनके मध्य तनाव में वृद्धि हुई कि इतनी जमीन हमारी, इतनी जमीन हमारी है। तो इससे क्या होगा, मुकदमेबाजी में भी वृद्धि हुई, है ना। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों ने एक तरह से विघटनकारी नीतियों के रूप में कार्य किया। अब अधिक राजस्व देना पड़ता था, तो किसानों ने एक दूसरा अल्टरनेटिव खोजा। अल्टरनेटिव क्या खोजा कि नकदी फसलों के उत्पादन वो करने लगे ना। नकदी फसलों की ज्यादा मांग होती थी, उनसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता था, ज्यादा पैसा प्राप्त होता था। इससे क्या, वो भू राजस्व प्रदान करने में आसानी होती थी, है ना। भू राजस्व प्रदान कर दिया जाता था। परंतु एक इसका नकारात्मक प्रभाव व्यापक रूप से देखा कि नकदी फसलों के कारण जो खाद्यान्न फसलों थी उनके उत्पादन में कमी आने लगी, है ना। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी आने लगी, है ना। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी आने लगी, जिससे क्या हुआ, अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी, है ना। अकाल बढ़ने लगा, भूखमरी बढ़ने लगी, है ना। जो क्षेत्र का आपने देखा होगा तात्कालिक में बहुत सारे अकाल आयोगों का भी गठन हुआ, है ना। तो ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों ने भारत के निर्धारीकरण को बढ़ावा दिया। भारत का जो ग्रामीण समाज है उसमें जो परंपरागत समृद्धि व्याप्त थी उसको इन्होंने नष्ट कर दिया। ये सब किन चीजों से हो रहा था? ये सब हो रहा था औपनिवेशिक हितों के कारण हो रहा था, है ना। औपनिवेशिक हित, है ना। ब्रिटेन के औपनिवेशिक हित थे इसमें, है ना। वो अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाह रहा था भारत से। भारत की जनता के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं, है ना, सहानुभूति नहीं। ठीक है। अब हम अगले वाले वीडियो में कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में पढ़ेंगे और आगे की बातों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।